सभी को जय हिंद, नमस्कार। हम लोग क्या करें, आपके पॉलिटी का रिवीजन सेशन करें, जिसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, यानी हमारे जो संविधान की मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको पढ़ लिया। फिर हमने आपका टॉपिक क्या किया था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का निर्माण कैसे होता है, वो दोनों टॉपिक हमने कर लिया है। अगर जिस बच्चे ने उसको नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे, ठीक है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वह क्या है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या क्या चीजें कही गई है हमारी किताब में, उसको देखेंगे, ठीक है। और सबको हम बता दें कि हम क्या कर रहे हैं, अपने एम लक्ष्मीकांत बुक को क्या करें, फॉलो करें। उसमें जितनी सारी बातें आपके बुक में कही गई है या लिखा गया है, उसी चीजों को हम लोग क्या करें, यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रस्तावना। तो हम लोग इस प्रस्तावना में आखिर पढ़ेंगे क्या। एक आपका बोल सकते हैं कि जो आपका प्रीएम्बल है, एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, हमको भी नहीं समझ में आता था, लेकिन आज हम लोग आपके प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आखिर ये प्रीएम्बल आपका होता क्या है, यानी जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, पहले इसको देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपकी प्रीएम्बल है, यानी जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को लेकर बहुत से ऐसे डिस्प्यूट हुए हैं, यानी विवाद हुए हैं। तो उस हम डिस्प्यूट पर देखेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, ठीक है। यानी कैसा डिस्प्यूट था कि क्या प्रस्तावना एक संविधान का भाग है। मतलब पहला डिस्प्यूट क्या था कि सबसे पहले तो यह मतलब विवाद था कि जो हमारी प्रस्तावना है, क्या यह एक संविधान का भाग है या नहीं है। फिर दूसरा डिस्प्यूट क्या था कि क्या हमारे प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। फिर हम लोग क्या जानेंगे कि अगर हमारे प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है तो अब तक कितनी बार हमारे प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, और संशोधन करके कौन से ऐसे नए प्रोविजन को ऐड किया गया है। फिर हम लोग आपके लास्ट में क्या देखेंगे कि हमारे प्रस्तावना की विशेषता क्या है, यानी थोड़ा सा आपको प्रस्तावना की विशेषता को भी पढ़ना होगा कि आखिर हमारे प्रस्तावना की विशेषता क्या है, क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी हम सारा टॉपिक जो हमारे पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो आपका इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको इतना बातें समझ में आ गई कि हमने आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम लोग सबसे पहले आपका क्या जानते हैं कि आखिर हमारा ये प्रीएम्बल है क्या, यानी जो हमारी प्रस्तावना है इसका मतलब क्या होता है और क्या यह चीज है। तो देखिए अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखना नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्लाइड का यूज नहीं करते, हम आपको जब बोर्ड पे लिखवाते हैं, समझाते हैं, तो आपको भी समझ में आएगा। और आप भी क्या कीजिएगा, शॉर्ट जो आपका नोट्स होता है उसको बनाते चलिएगा। तो देखो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि आखिर आपकी प्रस्तावना होती क्या है, यानी व्हाट इज प्रीएम्बल, व्हाट इज प्रीएम्बल, ठीक है। तो जो आपकी प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना क्या होती है, यह हमारे संविधान की क्या होती है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आपका प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना क्या है, यह हमारे संविधान का क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट का मतलब क्या होता है हम बता रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह हमारे संविधान का क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो कि क्या करता है, यह हमारे संविधान का क्या करता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, क्लियर करता है। ये सारी चीजें अभी जो हम मतलब लिखवा रहे हैं उसको हम समझाएंगे भी, ठीक है। हमने आपको पहली चीज क्या बताया कि आखिर हमारी प्रस्तावना है क्या। तो हमने आपको बताया कि यह हमारे संविधान का क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो कि क्या करता है, हमारे संविधान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, क्लियर करता है। यह हमारे संविधान का क्या करता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, क्लियर करता है। ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव को आपका क्या करता है, क्लियर करता है। तो हमने आपको क्या बताया कि आखिर हमारी प्रस्तावना है क्या, यानी आपका जो प्रियम्बल है वह क्या है। तो हमने आपको बताया कि जो हमारी प्रियम्बल है यह क्या है, हमारे संविधान का यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि क्या करता है, हमारे संविधान के एम्स एंड जो कि क्या करता है, हमारे संविधान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, क्लियर करता है। मतलब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपको क्या करना है, आप कोई किताब पढ़ते हो तो आपको उस किताब में, उस पूरे किताब में क्या क्या चीजें पढ़ना रहता है। आपको एक पढ़ने पे पूरा उसका बोल सकते हैं कि टॉपिक लिखा रहता है कि हाँ आपको इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ना है। तो उसी तरह जो हमारा प्रियम्बल है यह क्या है कि हमारे संविधान में पूरा चीज क्या आपको पढ़ना है, क्या उसका उद्देश्य है, तो उसका एक झलक आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। यानी आपको जो किताब में पूरी चीजें पढ़ना रहता है उसका एक छोटा सा सारांश क्या होता है, आपको एक पेज में लिखा रहता है कि हाँ हमारे फर्स्ट टॉपिक में हमें क्या करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है या मतलब कुछ भी पढ़ना है, ठीक है। तो उसी तरह हमारे प्रियम्बल में क्या है कि आपको संविधान का आखिर उद्देश्य क्या है, आखिर उसका एम्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो सारा चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलेगा। यानी आपके प्रस्तावना में क्या देखने को मिलेगा कि आखिर हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, यानी उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो कौन क्लियर करता है, हमारा प्रियम्बल क्या करता है, क्लियर करता है। तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज प्रियम्बल, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, जो कि क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। और यह क्या करता है, हमारे संविधान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, क्लियर करता है। तो आपको पहला टॉपिक समझ में आ गया कि हमारी प्रस्तावना क्या है, उसको हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं आपके बुक में जो जो भी चीजें लिखी गई है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके बुक में क्या है कि प्रस्तावना की, अब थोड़ा सा हम लोग प्रियम्बल के बारे में जान लेते हैं कि हमारे प्रियम्बल मतलब जो हमारा प्रियम्बल है, देखिए प्रियम्बल, तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी जो आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वह हमारे नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर क्या है, आधारित है। यानी जो आपके भारत की प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह कैसा है, तो कैसा देखने को मिलता है, तो जो हमारे नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उन्होंने प्रस्तुत किया था उसी पर आधारित क्या है, हमारे देश की क्या है, संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, हमारे नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित, नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर क्या है, आधारित है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह किस आधार पर आधारित है, तो आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी जो हमारी प्रियम्बल है वह हमारे नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित की गई हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर क्या है, आधारित है। आप सबको बताना होगा, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसको हमारे नेहरू जी कब पारित करते हैं, तो आपका 13 दिसंबर 1946 को क्या करते हैं, हमारे नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत करते हैं, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है। 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है। ये सारी चीजें हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कराया है, एक बार हम फिर से आपका हमने रिवीजन करा दिया, ठीक है। तो अगर आपसे क्या हमने बोला कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस चीज पर आधारित है, तो आपको बताना होगा कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमारे नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित किए गए हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर क्या है, आपका आधारित है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई।
अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रस्तावना की विषय वस्तु को देखते हैं कि आखिर हमारे प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें कही गई है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, प्रस्तावना की विषय वस्तु को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु, प्रस्तावना की विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी हमारे प्रस्तावना में अब क्या क्या चीजें कही गई है, क्या क्या उसमें लिखा गया है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु, तो अब इसमें क्या क्या बोला गया है उसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु में सबसे पहला बात क्या बोला गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं। तो आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर लिख रहे हैं कि मतलब हम भारत के लोग भारत को, देखो यहाँ पे क्या है, हम लिख रहे हैं, देखिए हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को अब इसमें क्या करना है, आपको ट्रिक याद करना है। वो ट्रिक क्या है, आपका ट्रिपल एस, यहाँ पे याद कर लो, ट्रिपल एस डी आर। ठीक है, अब ट्रिपल एस डी आर का मतलब क्या होता है कि देखिए हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, यानी देखिए यहाँ पे हम इसको दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, आपका संप्रभु, संप्रभु, और दूसरा वर्ड क्या है, समाजवादी, समाजवादी, और तीसरा वर्ड क्या है हमारा, धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक, गणतांत्रिक, गणतांत्रिक बनाने के लिए भारत के समस्त लोगों को हम लोग क्या देना चाहते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। पहले हम क्या करें, एक बार चीजों को लिख दे रहे हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, कि हमने आपको क्या बताया कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक। अब यहाँ पे ट्रिक का मतलब क्या हो गया, हमने ट्रिपल एस डी आर आपको याद करने को बोला है। तो एस का मतलब होता है सोबरनिज्म यानी संप्रभु, और एस का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म यानी समाजवादी, और आपके एस का मतलब क्या होता है, सेक्युलरिज्म यानी आपका सेक्युलर का मतलब क्या होता है, आपका धर्मनिरपेक्ष होता है, और फिर डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, आपका लोकतांत्रिक होता है, और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, आपका गणतांत्रिक होता है। तो हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, आपका धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक बनाने के लिए, गणतांत्रिक बनाने 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 के बनाने के देखो बनाने के लिए भारत के समस्त लोगों को, भारत के समस्त लोगों को क्या देना चाहते हैं, लोगों को आपका 3 वर्ड याद रखना है। ठीक है, अब वह 3 वर्ड कौन सा है, आपका पहला वर्ड क्या है, न्याय, हम भारत के लोगों को न्याय। अब आपके न्याय में भी क्या 3 वर्ड दिया गया है, यानी सामाजिक न्याय, आपका
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय। तो इस न्याय वर्ड में भी कितने शब्द दिए गए हैं? हमारे 3 तरह के शब्द दिए गए हैं। अब आपको 3 तरह के शब्द कौन है, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसको लिखवा देंगे, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक बनाने के लिए भारत के समस्त लोगों को हम लोग क्या देना चाहते हैं? न्याय, स्वतंत्रता तथा क्या देना चाहते हैं? समानता देना चाहते हैं, तथा आपका समानता और क्या बात है? और भारत के व्यक्ति की गरिमा, यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, और भारत के व्यक्ति की अभी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, हम बोल भी नहीं रहे कि अभी इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि हम ये पूरा स्लाइड कंप्लीट करके यानी इसको लिख के हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से क्या करेंगे, इसको समझाएंगे, ठीक है। तो समानता और भारत के समस्त, देखो हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक बनाने के लिए भारत के समस्त लोगों को क्या देना चाहते हैं? न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता, और भारत के लोगों की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो और भारत के लोगों की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता बनाए रखने के लिए हम अपने प्रस्तावना को क्या करते हैं? हम अपने प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को, यानी डेट कौन सा है आपका? 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं? अपने संविधान में इसे क्या करते हैं? आपको 3 वर्ड लिखा गया है, यानी आप इसे संविधान में, अपने संविधान में क्या कर सकते हो? या तो आप इसे अंगीकृत कर सकते हो, यानी अंगीकृत कर रहे हैं, अंगीकृत, या आप इसे अधिनियमित कर रहे हैं, अधिनियमित, या आप इसे क्या कर रहे हैं? आत्मर्पित कर रहे हैं, आत्मर्पित कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं? आपको समझाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हमने आपको क्या कहा कि हम अब क्या कर रहे हैं? अपने प्रस्तावना की विषय वस्तु को देख रहे हैं कि आखिर हमारे प्रस्तावना में क्या क्या चीजें लिखा गया है, क्या क्या चीजें बोला गया है। तो इसमें बोला गया है कि हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम भारत के समस्त जो हमारे नागरिक है, जो भी लोग हैं, तो हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? तो हमने आपको बताया कि आपको ट्रिक याद करना है, SSDR। तो हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, यानी संप्रभु, समाजवादी, आपका धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक बनाने के लिए, यानी आपको क्या करना है? भारत को कैसा बनाना है? संप्रभु बनाना है, समाजवादी बनाना है, और धर्मनिरपेक्ष बनाना है, तथा लोकतांत्रिक भी बनाना है, और आपको गणतांत्रिक भी बनाना है। तो इन सारी चीजों को ऐसा देश बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि हमारे भारत में जितने भी समस्त नागरिक है, यानी भारत के सभी नागरिकों को क्या देना पड़ेगा? आपको भारत के समस्त नागरिकों को न्याय देना पड़ेगा। अब यह जो हमारा न्याय शब्द है, इस न्याय शब्द में भी हमने क्या बोला है कि आपको 3 वर्ड को दिया गया है, यानी आपको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय, उसको हम लोग लिखवाते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में सीक्वेंस में पूछता है कि इसको आप मतलब अरेंज कीजिए कि पहले सामाजिक था कि आर्थिक था कि पहले राजनीतिक न्याय था, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया?
बताया कि हमारे भारत के समस्त लोगों को न्याय, स्वतंत्रता तथा हमने क्या देना है, समानता, और भारत के लोगों की गरिमा तथा राष्ट्र की हमारी एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अपने संविधान में हम लोग अपने प्रस्तावना को कह दो कि अंगीकृत कर लेते हैं या अधिनियमित कर लेते हैं या इसे क्या कर लेते हैं, आत्मर्पित कर लेते हैं। ये तीनों शब्द क्या किया गया है, आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में लिखा गया है कि हम लोग 26 नवंबर 1949 को क्या करेंगे, आपके जो संविधान की प्रस्तावना है उसे अंगीकृत कर लेंगे या उसे अधिनियमित करेंगे या उसे क्या करेंगे, आत्मर्पित करेंगे। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई कि हमने क्या बताया कि आखिर हमारे प्रस्तावना में क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या चीज लिखा गया है। तो हमने उसके विषय वस्तु को बताया। तो विषय वस्तु में हमने आपको बताया, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संप्रभु समाजवादी, सब मेरे साथ यहीं पर याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कुछ कुछ इतना ज्यादा टफ नहीं है। और हम इसको याद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे अरेंज करने को दे देता है कि सबसे पहले समाजवादी को दिया गया है या संप्रभु को दिया गया है। तो इसलिए इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले क्या है, आपका संप्रभु है, फिर समाजवादी है, फिर आपका धर्मनिरपेक्ष है, फिर लोकतांत्रिक है तथा फिर क्या है, गणतांत्रिक है। अब ऐसा देश बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम बनाने के लिए अब जो भारत के समस्त लोग हैं यानी भारत में जितने भी लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। अब हमने आपको बताया कि हमारे न्याय में भी क्या दिया गया है, 3 शब्द दिया गया है। यानी जो आपका न्याय है, यानी जो आपका जस्टिस है, न्याय। देखिए अब इसमें हमने क्या बोला कि इसमें 3 शब्द दिए गए हैं। अब पहला न्याय क्या है, आपका सामाजिक न्याय है। यानी पहला न्याय कौन सा है, आपका सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय। और आपका दूसरा न्याय कौन सा है, सामाजिक, और फिर क्या आपका आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय। और फिर लास्ट में क्या है, आपका राजनीतिक न्याय है, राजनीतिक न्याय, ठीक है, राजनीतिक न्याय। तो हमने आपको क्या बताया कि आपके न्याय में यानी जो आपका जस्टिस है उसमें कितने हमने वर्ड को दिया है, 3 शब्द को दिया है। यानी सामाजिक न्याय, आपका आर्थिक न्याय और क्या, राजनीतिक न्याय, यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और क्या है आपका पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो आपके न्याय शब्द में भी क्या दिया गया है, 3 शब्द दिया गया है, जिसको हमने देख लिया कि पहला क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका क्या है, राजनीतिक न्याय। और जो अब हमारा स्वतंत्रता शब्द है, यानी हमने आपको क्या बताया कि भारत के समस्त लोगों को न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता देना चाहते हैं। तो आपके स्वतंत्रता शब्द में भी आपको 5 वर्ड देखने को मिलेगा। यानी स्वतंत्रता, जो आपकी स्वतंत्रता है उसमें किन किन बातों को आपको मतलब रखा गया है कि आपको किस किस चीज की क्या है, स्वतंत्रता है। तो आपका उसमें जो पहला वर्ड है कि क्या है, आपका विचार है। इसको हम ट्रिक से याद करवाएंगे, ठीक है। देखिए पहले लिख लेते हैं, पहले आपके विचार की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है। फिर क्या है, आपके अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है, आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर क्या है, आपके धर्म की क्या है, स्वतंत्रता है। फिर आपको विश्वास करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दिया गया है, विश्वास। और फिर क्या है, आपको उपासना करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दिया गया है। उपासना का मतलब क्या होता है, पूजा। तो अब हम लोग इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि हमने आपको बताया कि हमारे स्वतंत्रता में यानी जो हमारी आपके जो बुक है, आपका जो संविधान है उसमें स्वतंत्रता को फ्रीडम नहीं लिखा गया है, लिबर्टी लिखा गया है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा गया है, लिबर्टी। तो हमने बताया कि आपके स्वतंत्रता में 5 शब्दों को रखा गया है, जिसमें जो आपका पहला शब्द है इसको भी हमें क्या करना है, अपने ट्रिक से ही याद करना है, क्योंकि आपको अरेंज करने के लिए दे देता है। तो जो आपका पहला शब्द है वह क्या है, विचार। और दूसरा शब्द हमने क्या बताया, अभिव्यक्ति। और आपका तीसरा शब्द क्या है, धर्म। और चौथा शब्द क्या है, आपका विश्वास। और 5वां शब्द क्या है, आपकी उपासना। तो हमने इसको कैसे बताया कि इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे।
मान लीजिए क्या है, एक कोई लड़का है, उसके मन में क्या आया, विचार आया। अब जब विचार आया, कोई भी मन में बात आता है, तो आप उसको क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। यानी दूसरों लोगों के दूसरों लोग मतलब यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, अब उसके सामने हमने क्या किया, अपने विचार को अभिव्यक्त कर दिया। तो सबसे पहले क्या आया, आपके मन में विचार आया, आपने उसको अभिव्यक्त कर दिया। फिर जब अभिव्यक्त कर दिया, तो जो लोग यहाँ पर बैठे थे, उस बातों को उन्होंने धर्म मान लिया। तो तीसरा वर्ड क्या हो गया, आपका धर्म हो गया। और फिर उसको उन्होंने धर्म मानकर उस पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया, विश्वास कर लिया। और जब विश्वास कर लिया, तो उसकी क्या करने लगे, पूजा करने लगे, यानी उपासना करने लगे। तो आपके स्वतंत्रता में जो 5 शब्द दिए गए हैं, उसको आपको ऐसे ही याद करना है कि पहले किसी व्यक्ति के मन में विचार आता है, फिर उस विचार को वह क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। यानी दूसरा वर्ड क्या हो गया, आपका अभिव्यक्ति हो गया। फिर जब अभिव्यक्त करता है, तो लोगों ने उसको धर्म मान लिया, यानी आपका तीसरा वर्ड क्या हो गया, धर्म हो गया। फिर जब उसने धर्म मान लिया, तो फिर उस धर्म को मानकर उस पर क्या करता है, विश्वास करता है। यानी 4 नंबर पर जो आपका वर्ड है, वह क्या है, विश्वास है। और फिर विश्वास करके उस पर क्या करने लगता है, यानी उसकी उपासना करने लगता है। उपासना का मतलब क्या हो गया, उसकी पूजा करने लगता है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई। ये हमारा जो न्याय है, उसमें 3 तरह के शब्द दिए गए हैं, जिसमें आपका सामाजिक न्याय है, फिर आपका आर्थिक न्याय है, फिर क्या आपका राजनीतिक न्याय है। फिर हमने आपको बताया कि हमारे स्वतंत्रता में कितने शब्द दिए गए हैं। तो आपको स्वतंत्रता में 5 तरह के वर्ड दिखने को मिलेंगे, जिसमें आपका पहला क्या है, विचार है, दूसरा क्या है, अभिव्यक्ति है, और तीसरा क्या है, धर्म, और चौथा विश्वास, और पांचवा क्या है, उपासना है। ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमने आपको तीसरा वर्ड क्या बताया था कि समानता भी क्या करना है, लोगों को देना है। तो समानता में भी हमारे 2 वर्ड को रखा गया, ठीक है। समानता, जो आपका समानता है, उसमें भी हमने क्या किया है, 2 वर्ड को रखा गया है। तो अब समानता में जो पहला शब्द है, वह क्या है कि सभी व्यक्ति को क्या है, प्रतिष्ठा की समानता है। यानी जितने भी हमारे देश मतलब हमारे सोसाइटी में लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा कि उनके प्रतिष्ठा का मतलब जो प्रतिष्ठा है, उसमें सभी को समानता दी जाएगी। तो आपका पहला वर्ड क्या है, प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। और आपका दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द क्या है, अवसर की समानता। यानी सभी, मान लीजिए कोई भी जॉब आती है, कोई भी उसका फॉर्म आता है, तो सभी को भरने का क्या है, समान अधिकार है। तो दूसरा क्या हो गया, आपके अवसर की समानता, अवसर की समानता। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया कि जो हमारा, अब यहाँ पे थोड़ा सा पिछले स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। एक मिनट। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि आखिर हमारी प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। तो हमने आपको बताया कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक बनाने के लिए, इन सारे शब्दों को भी क्या करें, हम अभी समझा रहे, ठीक है। गणतांत्रिक बनाने के लिए भारत के समस्त लोगों को न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता क्या करना चाहते हैं, देने के लिए भारत की तथा फिर क्या है, अपने भारत के लोगों की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रस्तावना को, हमारे जो संविधान है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। अपनाने का मतलब, जो आपका अपनाने का मतलब, जो इसने 3 वर्ड इसमें लिखा है कि इसे अंगीकृत कर रहे हैं, या इसे अधिनियमित कर रहे हैं, या इसे क्या कर रहे हैं, आत्मर्पित कर रहे हैं। तो इतना सारी चीजें आपको समझ में आ गया कि हमारे न्याय में 3 शब्द दिए गए हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। और फिर आपके स्वतंत्रता में कितने शब्द दिए गए हैं, आपके 5 शब्द दिए गए हैं। फिर आपका हमने क्या बोला, आपके समानता में भी 2 शब्द दिए गए हैं। तो इतना आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र तथा गणतंत्र के मतलब, हम लोग गणतांत्रिक का मतलब समझते हैं। तो आपका पहला वर्ड क्या है, संप्रभु, संप्रभु। अब संप्रभु का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि आखिर संप्रभु किससे कहते हैं।
तो देखिए, संप्रभु का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा देश, यानी कोई भी एक ऐसा देश, वह देश भारत हो सकता है या बोल सकते हैं कि पाकिस्तान हो सकता है या चाइना, मतलब कोई भी ऐसा देश बोल सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसा देश जो कि अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों से रिलेटेड जितने भी निर्णय हैं उसको लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, तो उस देश को क्या कहते हैं, वह देश क्या कहलाता है, आपका संप्रभु देश कहलाता है। यानी हमने आपको क्या बताया कि मान लीजिए ये क्या हो गया, आपका इंडिया हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया, आपका इंडिया हो गया। तो हमने आपको क्या बताया कि कोई भी एक ऐसा देश जो कि अपने आंतरिक, आंतरिक का मतलब क्या हो गया कि हमारे भारत में जितने भी मामले हैं उससे रिलेटेड निर्णय, तथा हमारे जो भी हमारे मान लीजिए भारत से बाहर क्या हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, उन देशों के संबंध में भी जो भी हमारे निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है वह क्या है, हमारे पास है। तो वह देश कैसा कहलाएगा, संप्रभु देश कहलाएगा। यानी मान लीजिए क्या है कि हमारे भारत और अमेरिका देशों के संबंध में हमारे बीच में कुछ बातचीत चल रही है, और मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है, हमें हमारे अमेरिका अमेरिका के साथ हमने बोला नहीं करेंगे, लेकिन रसिया दबाव बना रहा है कि नहीं, आपको इस एग्रीमेंट पर साइन करना ही है। तो वह देश क्या कहलाएगा, संप्रभु नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो उसके निर्णय लेने की जो शक्ति है वह क्या है, उसके पास नहीं है, क्योंकि बगल से रसिया बोल रहा है कि नहीं तुमको इस पे साइन करना है, और भारत जिस कारण क्या करता है, साइन कर देता है। तो वैसा नहीं है हमारे देश में। हमारा देश क्या है, एकदम बिल्कुल संप्रभु है। यानी हमारा एक ऐसा देश है जो कि अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों से रिलेटेड जो भी निर्णय है उसको लेने के लिए स्वतंत्र है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, संप्रभु देश कहते हैं। तो आपको संप्रभु का मतलब समझ में आ गया कि संप्रभु का मतलब क्या होता है। इसलिए हमारे प्रस्तावना में सबसे पहले संप्रभु शब्द को रखा गया है कि जो अपना भारत है वह क्या है, अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों से रिलेटेड जो भी हमारे निर्णय है उसको लेने के लिए क्या है, यह स्वतंत्र है। और आपका दूसरा वर्ड क्या है, आपका दूसरा वर्ड है समाजवादी। यानी दूसरा वर्ड क्या है, समाजवादी। अब आपके समाजवादी का मतलब क्या होता है, हमारे संविधान में इसको क्यों हमारे बोल सकते हैं कि लाया गया। तो जो आपका समाजवादी शब्द है, हमारी भारतीय प्रस्तावना जो है, यानी जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जब मूल रूप से हमारा जो प्रस्तावना बना था, जब उसमें हमारा यह समाजवादी शब्द नहीं था। यानी समाजवादी शब्द को क्या किया जाता है, संशोधन करके क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि हमारे 42वें संविधान संशोधन यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, यानी 1976 में क्या किया जाता है कि हमारे प्रस्तावना में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। और उस समय हमारी पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। तो उन्होंने क्या किया, हमारे प्रस्तावना में कुछ संशोधन किया और उसमें हमारे समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द क्या क्या आपको याद करना है कि जो हमारी भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसमें पहले से नहीं था। इसमें क्या होता है, हमारा 42वां संविधान संशोधन किया जाता है और 1976 में क्या किया जाता है, हमारे समाजवादी शब्द को जोड़ा जाता है। समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सोसाइटी के जो भी लोग हैं उनको समान रूप से देखा जाएगा, उनको सभी अवसरों में समानता दी जाएगी। और यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा सरकारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे प्राइवेट चीजों पर कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आपका दूसरा वर्ड क्या है, समाजवादी। समाजवादी का मतलब समझ में आ गया, जो कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था, इसको संशोधन करके जोड़ा जाता है। फिर आपका तीसरा शब्द क्या है, आपका तीसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्म निरपेक्ष। ठीक है, अब इस धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, ये जो आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द है यह भी क्या है, हमारे भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसमें नहीं पहले से था, इसको भी संशोधन करके जोड़ा जाता है। तो इसको भी किस संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, इसको याद रख लीजिए, इसको भी हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, 1976 में जोड़ा जाता है। तो इसको भी हमारे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा क्या किया जाता है, हमारे धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है हम उसको बता रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए आपके धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है कि आखिर हमारा भारत क्या है, हम सबको पता है कि एक धर्मनिरपेक्ष क्या है, देश है। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जो हमारा भारत है, भारत को किसी एक पार्टिकुलर धर्म के प्रति क्या है, झुकाव नहीं है। यानी यहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है और सभी धर्मों को समान बोल सकते हैं कि अधिकार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि हमारा भारत का किसी एक पार्टिकुलर धर्म के प्रति क्या है, झुकाव नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को क्या किया जाता है, समान रूप से देखा जाता है, उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है और उनको समान अधिकार दिया जाता है। तो वही क्या है, आपके धर्मनिरपेक्ष का मतलब है। तो आपको धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझ में आ गया। अब हमारा जो एक और शब्द है वह क्या है, लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र। अब हमारे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यानी हम लोग भारत को डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप, यानी हमने आपको क्या बताया, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को कुछ क्या हो, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। अब राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो यह क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री के लिए, यानी एक लोकतांत्रिक देश के लिए क्या है, जो हमारा मूल अधिकार है वह क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हमारे लिए क्या किया गया है, यानी कुछ सरकार के विरुद्ध में क्या दिया गया है, कुछ अधिकार दिया गया है। तो हमने आपको क्या बताया कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप, यानी सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को क्या दिया गया है, समान राजनीतिक अधिकार दिया गया है, जिससे क्या हो सकता है कि वह सरकार के विरुद्ध में कुछ बोल सकते हैं। और लोकतंत्र का मतलब एक और चीज भी होता है, क्या, सीमित सरकार, यानी जो सरकार है वह क्या करेगी, अपनी मनमानी नहीं करेगी, यानी वो लोगों के अनुसार क्या करेगी, शासन करेगी। क्यों, क्योंकि उसको किसने चुना है, उसको लोगों ने ही चुना है और अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तो उसको किसके अनुसार चलना है, लोगों के अनुसार चलना है, अपनी मनमानी नहीं करना है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार दिया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, यानी डेमोक्रेसी कहते हैं। अब हमारा लास्ट वर्ड क्या है, आपका लास्ट वर्ड क्या है, गणतांत्रिक, यानी रिपब्लिक। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो आपका लास्ट वर्ड क्या है, गणतांत्रिक, गणतांत्रिक यानी रिपब्लिक। ठीक है, अब आपके रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, यानी आपको रिपब्लिक वर्ड जहां भी दिखेगा, यानी गणतांत्रिक वर्ड जहां भी दिखेगा, तो गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारे हेड ऑफ नेशन है वह क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। यानी जो आपका हेड ऑफ नेशन है, हेड ऑफ जो हमारे नेशन है, हेड ऑफ नेशन कौन है, हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं। यानी हमारे देश का प्रमुख कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट होता है। तो उस प्रेसिडेंट का क्या होना चाहिए, आपका इलेक्शन होना चाहिए। यानी हेड ऑफ जो हमारे नेशन है उनका क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। वो कैसे आने चाहिए, चुनाव के माध्यम से हमारे देश के वह राष्ट्रपति बनेंगे। तो गणतांत्रिक का मतलब क्या हो गया, यानी आपके रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे हेड ऑफ नेशन है, यानी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वो जो कि क्या होते हैं, हमारे राष्ट्र के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो उनका क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, यानी इलेक्शन होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे जितने भी प्रस्तावना में जो भी हमारे शब्द को बोला गया है, जिसको हमने लिखवाया है यहाँ पर, उसको क्या कर लिया, आपने समझ लिया। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक बनाने के लिए, ये सारे वर्ड अब आपको समझ में आ गया कि हमारा संप्रभु क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है, गणतांत्रिक क्या होता है। और हमने आपको ये भी बताया कि हमारी न्याय और स्वतंत्रता तथा हमारे समानता में कितने कितने वर्ड दिए गए हैं, उसको भी हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया। तो इसकी जो विषय वस्तु थी उसको आपने समझ लिया और इसके जो भी हमारे शब्द थे उसको भी आपने समझ लिया।
अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे प्रस्तावना की जो भी हमारी कुछ विशेषता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आपके प्रस्तावना की विशेषता क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इतना सारा हमने आपको चीज लिखवाया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। जब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किस तरह से हमारे यहाँ पे जो भी हमने वर्ड को लिखवाया है उसको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रस्तावना की जो भी विशेषता है उसको देखते हैं। ठीक है, यानी प्रस्तावना की विशेषता। अब हमारे प्रस्तावना की विशेषता क्या है उसको देखते हैं। देखिए, ठीक है, आपके बुक में भी लिखा गया है कि हमारे प्रस्तावना की विशेषता क्या है। तो देखिए, प्रस्तावना की विशेषता का मतलब क्या है कि प्रस्तावना में हमारे इसकी विशेषता में लिखा गया है कि प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन एवं राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का वर्णन है जो कि क्या है, हमारे संविधान की क्या है, आधार है। फिर से हम बोल रहे हैं कि हमने क्या कहा कि हमारे प्रस्तावना में यानी हमारे क्या है, प्रियम्बल में, यानी जो आपका प्रियम्बल है, हमारे प्रस्तावना में क्या बोला गया है कि उस आधारभूत दर्शन, देखिए उस आधारभूत दर्शन और हमने क्या बताया कि हमारे प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का वर्णन किया गया है। मौलिक मूल्यों का वर्णन किया गया है, जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारे संविधान की क्या है, आधार है, जो कि हमारे संविधान की आधार है। ठीक है, संविधान की क्या है, आधार है। शॉर्टकट में आधार लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रियम्बल की हमने क्या किया है, विशेषता को जानना स्टार्ट किया है। तो हमने क्या बोला कि आपके प्रियम्बल में यानी हमारे प्रस्तावना में उस आधारभूत मतलब कैसा, हमारे उस आधारभूत दर्शन, यहाँ पे क्या है आपका दर्शन, उस आधारभूत दर्शन और हमारे राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का वर्णन मिलता है, जो कि क्या है, हमारे संविधान की क्या है, आधार है। यानी हमने आपको क्या बताया कि हमारी प्रस्तावना की आखिर विशेषता क्या है। तो हमने आपको बताया कि हमारे प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन यानी वैसे दर्शन को देखा जाता है और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों को देखा जाता है, जो कि क्या है, हमारे संविधान की क्या है, यह आधार है। हमने आपको जब हमने आपको प्रियम्बल स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम में ही बता दिया है कि हमारी जो प्रियम्बल है वह हमारे संविधान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्लियर करता है। यानी यह क्या है, हमारे संविधान का बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यानी आपको पूरे संविधान में क्या पढ़ना है उसका थोड़ा सा झलक आपको प्रियम्बल में देखने को मिलता है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, आपका प्रियम्बल क्या करता है, मतलब क्लियर करता है। तो इसी में यह बात लिखा गया है कि जो हमारी प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का वर्णन मिलता है। यहाँ पे कैसा वर्णन मिलता है, तो नैतिक मौलिक मूल्यों का वर्णन मिलता है, जो कि क्या है, हमारे संविधान की क्या है, यह आधार है। और इसमें एक और बात लिखा गया है कि इसमें हमारे संविधान निर्माताओं के महान मत तथा आदर्श क्या है, निहित है, जो कि आपके
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे संविधान निर्माताओं के महान तथा आदर्श मत कहाँ निहित है, तो आपको प्रियम्बल बताना होगा। ठीक है, इसमें संविधान आपके संविधान निर्माताओं के आपके संविधान निर्माताओं के क्या है, आदर्श तथा क्या है, महान मत निहित है। आदर्श तथा महान मत निहित है, महान मत निहित है। तो इसमें हमने आपको क्या बताया कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, यानी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो हमारे संविधान निर्माताओं के इसमें आपके आदर्श तथा महान मत क्या है, निहित है। यानी हमारे संविधान निर्माता क्या सोचते थे, क्या उनका आदर्श था, क्या उनकी सोच थी, तो वो सारा चीज कहाँ निहित है, आपके प्रियम्बल में क्या है, निहित है। तो वही बात आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे संविधान निर्माताओं के महान मत तथा आदर्श किस चीज में निहित है, तो वह क्या होगी, आपकी प्रियम्बल होगी। तो इतने सारे क्या है, आपके प्रियम्बल की क्या है, विशेषता है। यानी प्रियम्बल की हमने आपको विशेषता बताया अपने प्रस्तावना की, तो वह क्या है, उस आधार जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का वर्णन है, जो कि क्या है, हमारे संविधान के क्या है, आधार है। और आपके इस प्रस्तावना में हमारे संविधान निर्माताओं के क्या है, महान तथा आदर्श क्या है, मत निहित है। अब हमने अपनी प्रस्तावना की विशेषता को भी देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे प्रियम्बल को लेकर जो भी हमारा डिस्प्यूट है कि क्या हमारी जो प्रस्तावना है वह एक संविधान का भाग है, तो देखो अब हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, ठीक है, यानी क्या जो हमारी प्रस्तावना है वह संविधान की भाग है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे दो केस को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। तो आपके इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट थे कि क्या हमारी जो प्रस्तावना है वह एक संविधान की भाग है या नहीं है। तो जो आपका पहला जो बोल सकते हैं कि केस है वह क्या है, आपके 1960 का, यानी 1960 में क्या होता है, आपका बेरूबाड़ी केस होता है। इसको देख लीजिएगा, बेरूबाड़ी केस, यानी 1960 में आपका क्या होता है, बेरूबाड़ी केस होता है। अब यह बेरूबाड़ी केस क्या था, उसकी कहानी अलग है, लेकिन हमें क्या देखना है कि आखिर इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है। क्या, तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है इस 1960 के बेरूबाड़ी केस में उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वह हमारे संविधान की भाग नहीं है। यानी जो आपके प्रस्तावना को लेकर डिस्प्यूट थे कि क्या एक संविधान की भाग है या नहीं, तो इस हमारे 1960 के बेरूबाड़ी केस में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है, यानी जो हमारा प्रियम्बल है, यह हमारे संविधान का एक भाग नहीं है, और अतः इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर प्रस्तावना संविधान की भाग ही नहीं है तो उसमें संशोधन आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि संशोधन आप कहाँ करते हैं, जो कि हमारे संविधान का भाग होता है उसी में हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, यानी संशोधन करते हैं। तो 1960 में आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वह हमारे संविधान की भाग नहीं है, अतः इसमें क्या हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर आपका 1973 का समय आता है, यानी 1973 का समय आता है। 1973 में क्या होता है, आपका एक और केस सामने आता है। उस केस का नाम क्या था, केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस। तो अब इस केशवानंद भारती केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, यानी जो आपका केशवानंद भारती केस था इसमें हमारी
इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है यानी जो आपकी प्रस्तावना है वह क्या है, आपके संविधान का भाग है। अतः इसमें क्या कर सकते हैं, आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एक मान लीजिए क्या है, व्यक्ति है और उसका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हाथ है और यहाँ पे क्या है, 2 उसके पैर है। तो आपने क्या किया, और यहाँ पे उसका पेट है, तो आपने क्या किया कि एक कोई व्यक्ति हो सकता है, उसका हाथ भले थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप ऐसे नहीं हो सकता है ना कि जो इसका दिमाग है वो पेट की जगह हो सकता है और इसका जो पेट है वह जाके दिमाग की जगह हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह हमारे संविधान की जो हमारा 1973 में जो हमारा केस आता है, केशवानंद भारती केस, इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है कि ये इन्होंने कहा कि जो आपकी प्रियम्बल है यानी जो आपकी प्रस्तावना है वह एक क्या है, संविधान का भाग है। अतः आप इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हैं। तो आपको 2 केस याद रखना होगा, 1960 का बेरूबाड़ी केस और 1973 का केशवानंद भारती केस। अब जब इसमें हमारे संशोधन किया जा सकता है, तो अब हमने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारे प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो आपके प्रस्तावना में अब तक क्या किया गया है, केवल एक बार क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। वह संशोधन कौन सा है, आपका 42वां संविधान संशोधन यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी एक बार क्या किया गया है, आपके प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और आपके 3 शब्दों को जोड़ा गया है। वह 3 शब्द कौन से हैं, आपने पीछे पढ़ा होगा, फिर से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब वह 3 शब्द कौन से हैं, आपका पहला वर्ड क्या है, आपका धर्मनिरपेक्ष है, यानी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। और आपका दूसरा वर्ड कौन सा है, आपका दूसरा वर्ड है आपका समाजवादी, और आपका तीसरा वर्ड कौन सा है, आपका तीसरा वर्ड है अखंडता। तो इस तरह हमने क्या किया है, आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमने 3 शब्दों को जोड़ा है अपने प्रियम्बल में, जिसमें से आपका 3 शब्द कौन सा है, पहला शब्द क्या है, आपका आपका क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, और दूसरा क्या है, आपका समाजवादी है, और तीसरा शब्द क्या है, आपका अखंडता है। तो इस तरह क्या होता है, जो हमारे प्रियम्बल के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि टॉपिक थे, उसको हमने कवर किया। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अपना रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और इसको कहाँ पर खत्म किया। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना। तो हमने आपको बताया कि आखिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, कि व्हाट इज प्रियम्बल यानी प्रस्तावना है क्या, फिर हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना को लेकर क्या डिस्प्यूट था, फिर हम लोग प्रस्तावना की विशेषता को देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज प्रियम्बल यानी प्रस्तावना क्या है। तो हमने आपको बताया कि जो आपकी प्रस्तावना है यह हमारे संविधान का क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि क्या करता है, हमारे संविधान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, क्लियर करता है। फिर हमने आपको बताया कि हमारा जो प्रियम्बल है वह हमारे नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर क्या है, आपका आधारित है। फिर हमने आपको बताया कि हमारे प्रस्तावना की क्या विषय वस्तु है, यानी हमारे प्रस्तावना में क्या क्या बातें लिखी गई है उसको हमने देखा। तो हमने इतनी सारी चीजें बताया। फिर हमने आपको बताया कि जो आपका प्रियम्बल है उसकी विशेषता क्या है। तो इतनी सारी चीजें हमने आपको बताया। हम उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर जो अपना अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह क्या, फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, सभी को नमस्कार।